अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। करेंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सबों का। तो मैं आप लोगों के लिए आज पुनः एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। आपके रेनबो पार्ट 2 पोइट्री सेक्शन का पोएम है द सोल्जर। द सोल्जर इस कविता के कवि हैं रॉबर्ट ब्रूक। ठीक आप लोग भी जल्दी अपने बुक को ओपन कर लीजिए, जल्दी ओपन कीजिए और निकाल लीजिए पेज नंबर 151। हाँ ठीक, जल्दी पेज नंबर 151। तो पेज नंबर 151 में एक पोएम है और वो पोएम कौन सी पोएम है? द सोल्जर पोएम है ना? द सोल्जर, ठीक है। और इसके कवि जो हैं, कवि कौन हैं? रॉबर्ट ब्रूक हैं। रॉबर्ट ब्रूक हैं। अब देखिए ये कविता जो है, कविता किस चीज के बारे में है उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और वह किनका इंट्रोडक्शन होगा? ठीक हर कविता के तरह यह कविता भी पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो दी हुई है, पूरा इंट्रोडक्शन रॉबर्ट ब्रूक का है ना? पूरा इंट्रोडक्शन रॉबर्ट ब्रूक का है। और उसके बाद फिर हम लोग पोएम देखेंगे, ठीक है। पोएम स्टार्ट यहाँ से है और थोड़ा सा एक सेक्शन पोएम इधर भी है। तो अभी हम लोग फिलहाल कहाँ से देखते हैं? इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिए, इसमें दो चार बातें हैं जो आपको ध्यान पूर्वक से सुनना है, क्योंकि हर पोएम से ये पोएम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पोएम इंट्रोडक्शन है छोटा, लेकिन बहुत सारी बातें इस छोटा सा इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है ना? तो देखने में लग रहा है कि बहुत छोटी पोएम है, लेकिन नहीं, बहुत सारी बातें जो इंटरनल बात होता है उसको क्या करना है? उजागर करना है, उसको बाहर करना है, तभी ये पोएम समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, तो इस पोएम को स्टार्ट करने से सबसे पहले ये पोएम आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ना, कि द सोल्जर सोनेट है या नहीं है। तो सोनेट क्या होता है? सोनेट वही पोएम होता है जिसमें 14 लाइन होता है ना? 14 लाइन होता है। तो ठीक इस कविता में भी आपके पूरा कविता में 14 लाइन है और यह कविता एक सोनेट है ना? और सोनेट को दो भाग में यदि आप बांटते हैं तो दो भाग में बांटिएगा तो फर्स्ट में 8 लाइन्स रहेगा और सेकंड में 6 लाइन्स रहेगा। तो 8 लाइन्स वाले को ऑक्टेव कहा जाता है। जिस तरह से 14 लाइन वाले कविता को सोनेट कहा जाता है, उसी प्रकार सोनेट को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट जो 8 लाइन्स का होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और जो 6 लाइन्स का होता है उसको सेस्टिट कहते हैं, है ना? तो 14 लाइन्स की पोएम्स जो होती है, 14 लाइन्स की जो पोएम्स होती है उसको क्या कहते हैं? सोनेट। और उसी सोनेट में जो 8 लाइन्स का पोएम होता है, वो 1 पार्ट होता है ना, फर्स्ट स्टेंजा का, तो उसको क्या कहते हैं? 8 लाइन्स को ऑक्टेव और 6 लाइन को सेस्टेट, ठीक है। अब आइए मेरे साथ आप भी स्टार्ट हो जाइए। देखिए, इसमें कहते हैं कि रॉबर्ट ब्रूक, है ना? रॉबर्ट ब्रूक, और ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 1887 एंड 1915, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये रॉबर्ट ब्रूक जो कवि थे, तो इनकी जन्म कब हुई थी? 3 अगस्त 1887 ईस्वी को, लेकिन आपके बुक में डेट नहीं दिया हुआ है। तो इनकी जन्म कब हुई थी? 3 अगस्त 1887 ईस्वी को, ठीक है। 3 अगस्त 1887 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। कब हो गई थी? 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को, है ना? तो इनकी जन्म
3 अगस्त 1887 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। अब इनकी मृत्यु हुई कैसे और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, उस बात को थोड़ा सा समझ लें, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए, ये रॉबर्ट ब्रूक जो थे एक नेवी के जवान थे और उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ कब हुई थी? 1914 ईस्वी को। ठीक प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ और ये नेवी के जवान थे और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी जन्म कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के तरफ से ये युद्ध के लिए जा रहे थे तुर्की अभियान में, है ना। तुर्की अभियान के लिए ये जा रहे थे और किनके तरफ से? अपने देश इंग्लैंड के तरफ से, है ना, अपने देश इंग्लैंड के तरफ से। तो उसी क्रम में, उसी पीरियड में इनको एक इंसेक्ट कर गया था। इट मीन एक कीड़ा काट लिया गया था। तो कीड़ा काटने के बाद ये डेथ कर गए। लेकिन कीड़ा काटने के बाद डेथ कैसे किए? तो इनको एक बीमारी हो गया था, सेप्सिमिया, है ना, सेप्सिस भी जिसको कहा जाता है। वो बीमारी कैसे होता है? जब कीड़ा काटता है तो पूरे बदन का, इट मीन पूरे शरीर का, वो आपके ब्लड जो होता है पॉइजन बन जाता है ना। जब वो कीड़ा इनको काट लिए तब पूरे शरीर का इनका जो ब्लड था वो क्या हो गया? पॉइजन बन गया। समझे न? हाँ, क्या बन गया? पॉइजन बन गया। सेप्टिसेमिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टिसेमिया, है ना। सेप्सिस भी शॉर्ट में कहा जाता है। सेप्सिस हो गई थी और उसी क्रम में इनका डेथ हो गया था। लेकिन पोएम के बारे में अभी हम लोग इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन के लिए आइए, फिर हम लोग देखेंगे किसके लिए? पोएम के लिए। अब देखिए, इसका हिंदी हम लोग करते हैं, है ना। कहते हैं कि रॉबर्ट ब्रूक 1887 एंड 1915। रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी तथा इनकी मृत्यु कब हो गई? 1915 ईस्वी को। बाज बॉर्न मीन जन्म हुए, है ना, जन्म लिए। कहाँ? ए मतलब इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। एकेडमिक फैमिली के मीन क्या? ठीक परिवार, कुशल मंगल, शैक्षणिक परिवार, पढ़े लिखे परिवार। तो इनकी जन्म जो है शैक्षणिक परिवार में हुए, है ना, एक कुशल परिवार में हुए, है ना। कहते हैं हिज फादर वाज ए, इनके पिताजी क्या चीज थे? हाँ, देखिए, हाउस मास्टर, है ना। इनके पिताजी हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर मीन क्या कहिएगा? लाइक दिस इंचार्ज, है ना, पूरा उसका मालिक। और क्या चीज के हाउस मास्टर थे? कहते 8 क्या चीज के? रग्बी स्कूल। एक स्कूल था, ये रग्बी स्कूल जो है स्कूल का नाम है। और कौन सी ये स्कूल है? इनके पिताजी जिसके मालिक थे उस स्कूल के क्या चीज थे? मालिक थे। कौन मालिक थे? रॉबर्ट ब्रूक के पिताजी, ठीक है। तो इस स्कूल के इनके पिताजी क्या चीज थे? मालिक थे, है ना। कौन स्कूल के? देखिए, रग्बी स्कूल के। आगे आइए, कहते हैं कि वेयर रॉबर्ट वाज एजुकेटेड, जहां रॉबर्ट क्या हुआ? एजुकेटेड हुआ, मीन शिक्षित हुआ, है ना। जिस विद्यालय में इनके पिताजी इंचार्ज थे उसी विद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ठीक है। कहते हैं बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, फिर एक नाम आया है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो यह भी एक कॉलेज है और यह स्कूल, है ना। तो ये स्कूल के देख रेख करते थे इनके पिताजी। तो प्राथमिक रॉबर्ट ब्रूक के प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जो हुआ था रग्बी स्कूल में हुआ था। और इस स्कूल में पढ़ने के बाद वो पुनः दोबारा कॉलेज में गए। कौन कॉलेज में गए? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, है ना, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, है ना। तो पहली बार तो शिक्षा दीक्षा इनके पिता के विद्यालय में ही हुई और दूसरी बार वो कहाँ चले गए? किंग्स कॉलेज में चले गए ना। देखिए, कहते हैं W.B. ईट्स,
तो यहाँ पे एक नाम आया है, यह भी एक कवि हैं, कौन? W.B. ईट्स। तो थोड़ा सा इनके बारे में और भी समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे W.B. ईट्स का नाम क्यों आया है ना? तो W.B. ईट्स का नाम इसीलिए आया है क्योंकि W.B. ईट्स रॉबर्ट ब्रूक के बारे में, किनके बारे में? रॉबर्ट ब्रूक के बारे में वर्णन करते हैं कि पूरे इंग्लैंड में सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर रॉबर्ट ब्रूक हैं। इनके जैसा कोई खूबसूरत, सुंदर है ही नहीं, है ना? तो रॉबर्ट ब्रूक का वो इस पोएम में W.B. ईट्स एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत यदि कोई इंग्लैंड में है तो वो कौन है? रॉबर्ट ब्रूक है। इसीलिए इस कवि का नाम इस पोएम के इंट्रोडक्शन में आया है, ताकि ये कवि रॉबर्ट ब्रूक के बारे में एक्सप्लेन करे, बताए, है ना? देखिए W.B. ईट्स द फेमस पोएट। तो W.B. ईट्स भी जो थे ये एक फेमस पोएट थे अपने आप में। W.B. ईट्स बहुत बड़े हस्ती रखते हैं और ये कैसे पोएम थे? एक फेमस पोएम थे, ठीक ना? तो फिर कहते हैं कि डिस्क्राइब्ड मीन क्या चीज किए थे? वर्णन किए थे, डिस्क्राइब किए थे हिम, है ना? उन्होंने या उनके बारे में एज द क्या चीज? हैंडसमेस्ट, है ना? हम लोग जो कहते हैं हैंडसमेस्ट, देखिए ये तो डिग्री से आ गया है ना? हैंडसमेस्ट जो यहाँ पे आया है वर्ड, वो क्या चीज के लिए आ गया है? डिग्री के लिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? तो यहाँ पे जो डिग्री आया है तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया है। तो हैंडसम का सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए मोस्ट हैंडसम, लेकिन कवि ने मोस्ट ना लगा करके EST लगा दिए, हैंडसमेस्ट। तो ये वर्ड भी आपका गलत नहीं होगा, इसलिए कि कवि का सुपरलेटिव डिग्री बनाने का स्टाइल यही था, इसलिए ये वर्ड भी गलत नहीं होगा। तो कहते हैं हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, है ना? कहा? इन इंग्लैंड। कवि कहते हैं, कौन कवि? W.B. ईट्स कहते हैं कि रॉबर्ट ब्रूक जो है सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। फिर कहते ही एज्यूम्ड, है ना? कहते ही एज्यूम्ड ए सिंबलिक रोल दैट eventually turn into the might of a young and beautiful fallen, हाँ कहते हैं वॉरियर, है ना? वॉरियर के मीन्स योद्धा होता है। कहते हैं कि इन्होंने अंततः अंतिम समय में क्या कर लिए? तो ये अपने आप को योद्धा में आकर के बदल गए, है ना? वॉरियर के मीन्स योद्धा होता है और माइट के मीन्स कल्पित करना होता है। तो ये आकर के इन्होंने अपने आप को क्या चीज में चेंज हो गए? मीन योद्धा के रूप में चेंज हो गए ना। तो देखिए ये कवि जो थे रॉबर्ट ब्रूक, तो इनको देश से, अपनी कहा जाए मदरलैंड से इतना प्यार था कि इनका बॉडी भी नष्ट हो जाए इनको तनिक भी परवाह नहीं था, तनिक भी सोच नहीं था, इनको तनिक भी सोच नहीं था कि मेरी बॉडी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, हम मारे जाएंगे, युद्ध में जाएंगे तो मारे जाएंगे, किसी भी अभियान में जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो इनको तनिक भी फिक्र नहीं था। ये मदरलैंड से हार्टली लव करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इंग्लैंड की मिट्टी से ये बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, है ना? तो इनको कुछ भी समझ में इंग्लैंड के सामने नहीं आता था। अब देखिए इसके बाद ही डाइड, वे मर गए, इनकी मृत्यु हो गई। कैसे? अब सेप्टिसेमिया, है ना? तो सेप्टिसेमिया के मीन्स क्या होता है? अभी हम तुरंत बता के आगे बढ़े थे। सेप्टिसेमिया के मीन्स होता है कि एक इंसेक्ट जो है कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, और जब वो कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो पूरे उनके जो शरीर का रक्त होता है वह पूरी तरह से जहर बन जाता है,
पॉइजन बन जाता है। इसी सेप्टिसेमिया इसी को कहते हैं। इसी के कारण इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और कब डेथ हुई थी, ऑन अप्रैल 23, है ना, मीन 23 अप्रैल 1915, ठीक 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को क्या हो गए थे, वो डेथ कर गए। और कहाँ डेथ किए, ऑफ द आइसलैंड, है ना, एक आइसलैंड था ऑफ लेमन, है ना, कहाँ, लेमनस, सॉरी लेमनस है, क्या चीज है, लेमनस। कहते हैं कि इन द एशियन ऑन हिज वे, कहते हैं टू ए बेटल एट गोबीपाली। अब देखिए यहाँ पे एक नाम आया जो है क्या चीज, गवीपाली, है ना, गवीपाली जो नाम आया है वो क्या चीज का नाम आया, तो ये एक जगह है ना, और इस जगह में एक आयरलैंड है और उसके आयरलैंड का क्या चीज नाम था, लेमनस। उसी आयरलैंड में इनकी क्या हो गई थी, उसी आइसलैंड में इनकी डेथ हो गई थी, मीन उसी आइसलैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये तो ये सोच के नहीं गए थे कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं और कीड़े मकोड़े काटने से हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कभी तो ये सोच करके जा रहे थे कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं और या तो अपने देश को विजय प्राप्त करके आएंगे या पराजय प्राप्त करके आएंगे, है ना। लेकिन कभी ऐसा सोचे ही नहीं थे कि मेरी जो मृत्यु हो जाएगी वो क्या चीज, कीड़े को काटने से हो जाएगा। अब देखिए आगे आइए, नेक्स्ट में कहते ब्रुक, ब्रुक के मीन्स क्या, रूबर्ट ब्रुक, है ना, कहते हैं ब्रुक, ब्रुक के मीन्स क्या, रूबर्ट ब्रुक। अब देखिए कहते रिमेम्बर्ड, याद किए जाते हैं, कभी जो है रूबर्ट ब्रुक याद किए जाते हैं एज ए वार पोएट, किसके नाम से, वार पोएट के नाम से। आपके एग्जाम में, 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि रूबर्ट ब्रुक को किस नाम से जाने जाते हैं, है ना, तो इनको वार पोएट कहा जाता है, युद्ध कवि कहे जाते हैं। किनको, रूबर्ट ब्रुक को क्या कहे जाते हैं, युद्ध कवि कहे जाते हैं। कहते हैं हु इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड के मीन प्रेरित करना, तो V2 बना दिए हैं, तो जगह हु इंस्पायर्ड, वे प्रेरित किए क्या चीज के लिए, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म के मीन्स क्या, देशभक्ति की भावना को, देशभक्ति के लिए, है ना। कहते हैं कि इन द ईयरली फेज, ठीक है, इन द ईयरली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले शुरुआती में इन्होंने अपने के अंदर तो देशभक्ति की भावना जगाई, साथ ही साथ लोगों के अंदर भी इन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाना चाह रहे थे, है ना। इसलिए इन्होंने ऐसा विचार रखा कि हम लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो और भी जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, देश से प्रेम करेंगे और देशभक्ति बनेंगे। कहते हैं ही रेपुटेशन, इनकी जो प्रतिष्ठा थी, है ना, कहते हैं ही रेपुटेशन, इनकी जो मान सम्मान था, कहते हैं चिपली रेस्ट ऑन, कैसे, 5 बार, है ना, सोनेट्स, 5 बार सोनेट्स ऑफ विच द सोल्जर। कहते हैं कि ये कवि लगभग 5 वार सोनेट्स लिखे, 5 कविता लिखे, 5 सोनेट लिखे, 14 लाइन वाली कविता, 5 सोनेट लिखे, जिनमें एक आपका ये भी है, क्या चीज है, 10 सोल्जर। तो 5 कविता लिखे और सभी सोनेट था, पांचों कविता 14 लाइन वाला था और पांचों कविता युद्ध से संबंधित था। तो ठीक उन पांचों में से यह कविता भी एक कविता है, द सोल्जर, जो यह भी एक सोनेट है, और हाँ ये भी एक सोनेट है, और ये 14 लाइन में कवि बहुत सारी बात अपने मदरलैंड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि इज, नेक्स्ट आइए, कहते हैं अनडाउटली, मतलब निश्चित रूप से, उसमें तनिक भी संदेह नहीं, निसंदेह तरीके से, द बेस्ट एंड द मोस्ट, और क्या चीज थे, हाँ एंथोलॉजिज्ड संकलन। कहते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से,
थोड़ा भी संदेह नहीं था कि इसमें संकलन हो सके, कि ये अपने मदरलैंड से लव नहीं करते थे और ये युद्ध में जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब देखिए इस इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे पोएम आपका स्टार्ट होता है और ये पोएम 8 लाइंस इधर है, तो 8 लाइंस यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे 7 लाइन है, ये स्पेस ना होने की वजह से लगता है प्रिंट इधर 1 लाइन कर दिया है, तो इसको 8 लाइंस हम लोग मानेंगे। तो 8 लाइंस यहाँ पे जो दिया हुआ है तो इसको 8 लाइंस वाले को ऑक्टेव कहेंगे। ठीक है, और ये 6 लाइंस जो दिया हुआ है इसको सेस्टेट कहेंगे। अब कवि इस कविता में किस चीज के बारे में बताते हैं? नहीं, तो ये कवि जो हैं रॉबर्ट ब्रूक, ये अपने कविता में बताते हैं कि जब मैं इंग्लैंड के तरफ से तुर्की अभियान के लिए जा रहा था तो मैं अपने दोस्तों को यह बात बता दी थी कि मेरी यदि मृत्यु हो जाए, मीन मुझे गोली मार दिया जाए, तो जिस जगह मुझे गोली मारा जाए उसी जगह मुझे दफना दिया जाए, और वह जिस जगह दफनाया जाए वह जमीन सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, कवि इस कविता में संदेश देते हैं कि उसी जगह दफना दिया जाए मुझे जहां की मिट्टी में, जहां की जमीन वो सदा के लिए किसकी हो जाए? इंग्लैंड की हो जाए। तो ऐसा क्यों है, इस बात को समझिए। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग और डिटेल बताएंगे, लेकिन इस पार्ट में पहले आप समझिए ऐसा क्यों। तो देखिए रॉबर्ट ब्रूक का सोच था कि मैं तो मर जाऊंगा, और क्या चीज से मर जाऊंगा? गोली से। युद्ध में जब जाइएगा तो गोली बमबारी से ही मरिएगा, है ना, या तो और तो कोई सूरत होता ही नहीं युद्ध में मरने का। तो इनको लग रहा था कि जब मैं विदेशों में मर जाऊंगा, विदेशों पर हमला करने के लिए जाऊंगा, तो मैं मरूंगा तो मुझे कहाँ दफनाया जाएगा? मेरी डेथ बॉडी को क्या इंग्लैंड लाया जाएगा? नहीं, ये कवि अपने दोस्तों के बीच में, नेवी जवानों के बीच में बता रहे थे रॉबर्ट ब्रूक कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे कहाँ दफना दिया जाए? उसी विदेश की जमीन में, ताकि जितना मेरा शरीर उस टुकड़ा को ले, उस जमीन को ले, वह जमीन सदा के लिए कहला जाए किसके बालों के लिए? इंग्लैंड वालों के लिए। नहीं, कवि का मेन अर्थ यहाँ पे था कि मैं जिस मिट्टी पर मरूंगा, जहां मुझे दफनाया जाएगा, जितना दूर में दफनाई जाएगी, लंबा बाई चौड़ा जो स्क्वायर होता है, आप एक डेथ बॉडी को जब दफन कीजिएगा तो लगभग 6 फीट लंबाई जमीन और कम से कम 3 फीट चौड़ाई जमीन, है ना, आपको मिनिमम चाहिए। तो ये कभी सोच रहे थे कि यदि मुझे विदेश में दफनाया जाएगा तो जितना दूर में मेरी कब्र बनाई जाएगी, है ना, तो जब भी कोई लोग, वहां के लोग पूछेंगे कि यह कब्र किनका है, तो सभी लोग कहेंगे कि यह कब्र इंग्लैंड वालों का है, यह कब्र रॉबर्ट ब्रूक का है और इंग्लैंड वालों का है। यह युद्ध में यहीं क्या हो गए थे? मारे गए थे। नहीं, तो कभी सोचे कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन इंग्लैंड का नाम सदा के लिए जीवित रखूंगा, है ना, इंग्लैंड का नाम सदा के लिए जीवित रखूंगा। ठीक है, कवि का मेन ये सोच था कि मेरी जो मदरलैंड है मेरी जो मदरलैंड है वो कभी उसकी नाम खत्म ना हो। नहीं, मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे गम नहीं, लेकिन मेरी मदरलैंड का नाम सदा सबके क्या चीज रहे? टंग पे रहे, है ना। तो फिर हम लोग देखते हैं पोएम सेक्शन को नेक्स्ट पार्ट में। आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।